नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट अफेयर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। फर्स्ट सुर्खियां है, जाम्बिया इस देश है। जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में होकाइडो हिचिलेमा, थोड़ा डिफिकल्ट स्पेलिंग है, होकाइडी HAKAINDE एल चिलीमा HICHILEMA। जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में होकाइडी हिचिलिमा ने जीत हासिल की है। जाम्बिया के राष्ट्रपति हिचिलिमा, जो 10 अपोजिशन पार्टी थी अंडर द बैनर ऑफ यूपीएनडीए। यूपीएनडीए का लॉन्ग फॉर्म है यूनाइटेड पार्टी और नेशनल डेवलपमेंट। जाम्बिया के राष्ट्रपति होकाइडो हिचिलिमा जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस अलायंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उस अलायंस का नाम है यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। इस पार्टी ने होकाइडो हिचिलिमा को प्रेसिडेंट इलेक्शन जाम्बिया के लिए नियुक्त किया है। जाम्बिया एक लैंडलॉर्ड कंट्रीज है साउथ अफ्रीका की। जाम्बिया की कैपिटल लुसाका है और करेंसी कॉची है। जाम्बिया साउथ अफ्रीका की एक कंट्री, लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसकी कैपिटल लुसाका है और मुद्रा कॉचा आती है। एक बुक अभी चर्चा में है, उस बुक का नाम है, जो 23 अगस्त को रिलीज होने वाला है, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। इस बुक के लेखक है बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। ये पुस्तक जयप्रकाश नारायण, जिसे हम लोकप्रिय रूप से जेपी या लोकनायक के नाम से जानते हैं। इस पुस्तक में जेपी के जीवन और विचारों को व्यापक अध्ययन है। ये लेखक बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने 1975 में इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के टाइम, जयप्रकाश नारायण की भूमिका के बारे में इस बुक में लिखा है। बुक का नाम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशंस, बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। जेपी लोकनायक उन्हें 1999 का भारत रत्न इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन, जिसे हम संपूर्ण क्रांति के आह्वान के लिए जेपी जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन और इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी आंदोलन जैसे आंदोलनों में प्रमुख भूमिका निभाई गई थी। और द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, लेखक है बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। नेक्स्ट सुर्खियां हमारी चर्चा में है, एफआई इंडेक्स। एफआई इंडेक्स का लॉन्ग फॉर्म है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। आरबीआई ने देश भर में वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की सीमाओं को मापने के लिए इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की शुरुआत की है। तो आरबीआई इंट्रोड्यूसेस द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म एफआई इंडेक्स है। इस इंडेक्स को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए इस इंडेक्स की शुरुआत की है। तो कंपैरेटिवली एक व्यापक सूचकांक होगा, जिसमें सरकार और संबंधित क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डाक के साथ पेंशन क्षेत्र का विवरण भी शामिल होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इस वित्तीय समावेशन में विभिन्न पहलुओं पर एक ही मूल्य में जानकारी दर्शाता है, जो 0 और 100 के बीच होगी। 0 ये फाइनेंशियल एक्सक्लूजन को दर्शाएगा और 100 ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का समावेश दर्शाएगा। इस फाइनेंशियल इंक्लूजन पैरामीटर्स में 3 पैरामीटर्स हो गए, जैसे एक्सेस के लिए वेटेज 35% का रहेगा,
उपयोग या यूटिलिटीज के लिए वेटेज 45% का रहेगा और गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी के लिए वेटेज 20% का इसमें रहेगा। इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिकेटर में या इंडेक्स में प्रत्येक पहलू के विभिन्न आयाम होते होंगे। ऑलमोस्ट ये सूचकांक 97 इंडिकेटर को शामिल करते हुए पहुंच में आसानी, सेवाओं के उपयोग और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए अनुक्रियाशील रहेगा। तो ये एफआई इंडेक्स, जिस तरह से हमने बात की, सरकार है, निवेश है, बीमा कंपनी है, उसी के साथ डाक के साथ पेंशन क्षेत्र के विवरण को शामिल करेगा। यहाँ 3 पैरामीटर्स हो गए। फर्स्ट एक्सिस पैरामीटर, दूसरा यूजेस पैरामीटर और थर्ड क्वालिटी पैरामीटर्स होगा। तो ईच एस्पेक्ट वेरियस डायमेंशंस रहेंगे और इस डायमेंशन को नंबर ऑफ इंडिकेटर के साथ काउंट किया जाएगा। तो ईज ऑफ एक्सेस फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यूजेस ऑफ सर्विस और क्वालिटी इन 3 पैरामीटर ऑलमोस्ट दे विल गोइंग टू कंप्रोमाइज 97 इंडिकेटर्स हो गए। तो ये सबसे बड़ी बात इस इंडिकेटर की होगी, इंडेक्स की होगी। लेकिन क्वालिटी पैरामीटर्स जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा। एफआई इंडेक्स, इसके लिए कोई बेस्ट ईयर सरकार ने नियुक्त नहीं किया और ये एनुअली एवरी ईयर जुलाई में उसको पब्लिश किया जाएगा। ये आरबीआई एफआई इंडेक्स की जो अनाउंसमेंट थी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की, उन्होंने जो बाई मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था 2021-22 में, उसमें उन्होंने ऐलान किया था। तो ये आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो आरबीआई द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है एस जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। उन्होंने यूएनएससी जो अगस्त मंथ के लिए भारत प्रेसिडेंसी शिप कर रहा है, यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में अटेंड होने के लिए अमेरिका इस देश की दौरे की उन्होंने शुरुआत की है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षित परिषद का जो मेन थीम होगा, जिसमें खुली बहस होगी, उस खुली बहस का सब्जेक्ट होगा प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टर, टेक्नोलॉजी एंड पीसकीपिंग। इस विषय पर एस जयशंकर खुली बहस करेंगे। खुली बहस का इस ईयर के लिए यूएनएससी का अगस्त 2021 का जो सब्जेक्ट होगा प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टर, टेक्नोलॉजी एंड पीसकीपिंग। तो इंडिया के लिए ये यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबरशिप नेक्स्ट 2 ईयर के लिए उसकी मेंबरशिप स्टार्ट की थी जनवरी 1 2021 में, और इस अगस्त 2021 और नेक्स्ट ईयर के दिसंबर 2022 में भारत यूएनएससी की अध्यक्षता संपन्न करने वाला है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन के 6 मेजर ऑर्गन है, उनमें से यूएनएससी आता है। तो एक इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। नेक्स्ट बात आती है, सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए यहाँ पर जो मीटी और हम नास्कॉम कहते हैं, गवर्नमेंट अनाउंस द विनर्स ऑफ मेटी एंड द नास्कॉम। जो स्टार्टअप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड है 2020 या 2021 के लिए गवर्नमेंट ने उसकी शुरुआत की है। तो सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसका शॉर्ट फॉर्म मेटी आता है, और नेस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 2021 के लिए की है। तो ये अवार्ड है मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नास्कॉम
मेटी ट्रांसकॉम स्टार्टअप वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020 और 2021 के लिए। तो ये अवार्ड आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम 75th ईयर के लिए मना रहे हैं, उसके तहत इस अवार्ड का उन्होंने डिक्लेरेशन किया है। नेक्स्ट बात आती है इंडियन नेवी और नेवल, जो रॉयल बहारी नेवल फोर्स है, उन दोनों के बीच जो एक्सरसाइज पर्शियन गल्फ में वर्कआउट हो रही है, उसके मद्देनजर तो इंडियन नेवी और रॉयल बहारी नौसेना के बीच जो संयुक्त अभ्यास पर्शियन खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में वर्कआउट हो रहा है, उस पैसेज का नाम या ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प ये इंडियन नेवी और बहारी नेवल फोर्सेस के बीच ये अगस्त 21 को कंडक्ट हुआ था। बहारीन इस देश की बात कर लेते हैं तो ये पर्शियन गल्फ की एक कंट्री है। इसकी कैपिटल मनामा है और करेंसी जो है बहारीन दिनार है। सलमान अल खलीफा ये बहारीन के प्राइम मिनिस्टर है। ऑपरेशन संकल्प ये इंडियन नेवी और बहारीन की रॉयल नेवी के बीच पर्शियन गल्फ में लॉन्च करने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। अगर हमें ये पूछा जाता है अफगानिस्तान के लोगों के लिए पुनर्वास योजना किस देश को शुरू करने की पहल की है, किस देश ने शुरू करने की पहल की है, तो रिसेटलमेंट स्कीम मोस्टली फॉर पीपल ऑफ अफगानिस्तान, इसमें महिलाओं और लड़कियों के लिए स्टार्ट किया जाएगा। ये कंट्री का नाम है यूनाइटेड किंगडम। तो जिस तरह से सीरिया के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की थी, आने वाले समय में यूके ये रिसेटलमेंट स्कीम अफगानिस्तान लोगों के लिए लॉन्च करेगा। उसी के साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने ये तय भी किया है अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए ब्रिटेन एक वर्चुअली 7 देशों की समूह की आभासी बैठक की भी मेजबानी करेगा। तो ये था यूके आने वाले समय में अफगानिस्तान के लोगों के लिए पुनर्वास योजना शुरू करने की पहल करेगा। चिन्मय चटर्जी ये हस्ती चर्चा में क्यों थी? चिन्मय चटर्जी ये हस्ती चर्चा में इसलिए थी, ये पूर्व भारतीय फुटबॉल प्लेयर थे। पूर्व भारतीय फुटबॉल प्लेयर का निधन उनकी आयु 68 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने मोहन बागान, मोहम्मदन स्पोर्टिंग और ईस्ट बंगाल फुट क्लब को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने बंगाल से संतोष ट्रॉफी के लिए भी 4 टाइम्स उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये बात थी संतोष ट्रॉफी की। तो नाम था चिन्मय चटर्जी। चिन्मय चटर्जी चर्चा में इसलिए थे ये पूर्व भारतीय फुटबॉल प्लेयर है। नेक्स्ट बात आती है हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट के बारे में। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल है, जिसे हम LSTT कहते हैं, लो स्पीड टैक्सी ट्रायल, जो हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट का HAL ने ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो हिंदुस्तान 228 एक मल्टी रोल यूटिलिटी एयरक्राफ्ट होगा। इट इज यूज बाय द सिविल ऑपरेटर द्वारा उसको यूज किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसको यूज किया जाएगा। मेन पर्पस इंट्रा और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को, जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट की जो पहल है, उड़े हर देश का आम आदमी, जिसे हम उड़ान कहते हैं, उड़े आम देश उड़ान UDAN। तो उड़े आम देश का आदमी उड़ान की पहल के लिए वर्कआउट करने के लिए, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हिंदुस्तान 22 एयरक्राफ्ट का टैक्सी ट्रायल को कंप्लीट किया गया है। कानपुर बेस्ड हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन द्वारा इस एयरक्राफ्ट को कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट बात आती है मीनाबाई चानू की। तो मीनाबाई चानू इसलिए चर्चा में है कि शी गॉट दी सिल्वर मेडल एट
ओलंपिक टोक्यो 2020। लेकिन आज चर्चा में इसलिए है कि AMWA कंपनी ने जो उनकी न्यूट्राइट रेंज आती है उसमें न्यूट्राइट डेली, ओमेगा और प्लांट प्रोटीन, इन प्रोडक्ट रेंज के लिए मीराबाई चानू को एम्बेसडर के तहत नियुक्त किया गया है। इसी के साथ भारतीय फुटबॉल हॉकी के जो प्लेयर है PR श्रीजेश, नॉट फुटबॉल बट हॉकी के जो ओलंपियन है PR श्रीजेश को यहाँ एडवेंचर टूरिज्म केरला के लिए उनकी ब्रांड एम्बेसडर के तहत नियुक्ति की है। तो ये आते हैं PR श्रीजेश जो एडवेंचर टूरिज्म केरला के लिए ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करेंगे, और मीराबाई चानू ये न्यूट्राइट रेंज अमूल कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट बात आती है उड़ीसा चीफ मिनिस्टर स्मार्ट हेल्थ कार्ड को उन्होंने फ्री ट्रीटमेंट के लिए लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज के लिए स्मार्ट हेल्थ कार्ड की उन्होंने घोषणा की है। ये उड़ीसा सरकार का जो स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड है तो बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना की एक रीडिजाइन प्रोग्राम्स है। ये स्मार्ट हेल्थ कार्ड एक निश्चित राशि के लिए डेबिट कार्ड के रूप में काम करेगा। तो ये कुछ उड़ीसा गवर्नमेंट की कुछ अलग पहल है स्मार्ट हेल्थ कार्ड को इशू करने के लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ई-पिक या इसे हम ई-क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव कहते हैं। ई-क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव किस स्टेट ने स्टार्ट किया? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने इस इनिशिएटिव को 15 अगस्त को स्टार्ट किया। ये महाराष्ट्र के परियोजना को 2 जिलों में एक पायलट रूप में उसको वर्कआउट किया जाएगा। टाटा ट्रस्ट के साथ गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का राजस्व और कृषि विभागों द्वारा इस संयुक्त रूप से इसको कार्यान्वित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 712 दस्तावेज, जिसे हम 712 एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, जो भूमि रजिस्टर का एक अंश है, जिसे किसान अब मोबाइल फोन के जरिए भी उसको उपयोग कर सकता है, उसकी पहल भी स्टार्ट की थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां थी। इस इंपॉर्टेंट सुर्खियों को हमने इस मेन करंट अफेयर सेक्शन में कवर करने की कोशिश की। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.